लेकिन 4 दिन पहले महिला एक आई हुई, 2 महीने पहले महिला आई हुई जिसका कुछ अता पता नहीं, कहां से आई, कैसे आई और चोरी से पाकिस्तान से आई। उसके लिए दुआएं दे रहे हैं, उसको 5100 का शगुन दे रहे हैं, उसके सिर पे हाथ रख रहे हैं, उसका हिंदू में स्वागत कर रहे हैं, सनातन धर्म में स्वागत कर रहे हैं। तो आप समझिए ना कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि एक पाकिस्तान से आई हुई महिला इस धर्म को मजबूत करेगी? वहां से आई एक लड़की और महिला, और वो फ्रॉड तरीके से आई हुई, चोरी से आई हुई, उसकी जांच पड़ताल करने की वजह देश का मीडिया उसकी तारीफों के पुल बांध रहा, उसकी मोहब्बत के पुल बांध रहा है। तो अब आप समझिए इस बात को कि हाँ, वाकई हिंदुस्तान खतरे में है, वाकई ही भारत खतरे में है, वाकई ही संविधान खतरे में है। कि मैंने बनाया एसडीएम, तो भाई तुम खुद क्यों नहीं बन गए थे? तुम खुद क्यों नहीं बने? उसकी भी मेहनत है, ये उसका अपना पर्सनल विचार था कि वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। अब वहां से जब देश का मीडिया पूरा चरित्रहीन कह रहा था उस महिला को कि अपने पति को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अफेयर है। आज पाकिस्तान अपने देश को, मुल्क को एक महिला छोड़ करके आई है, आप उसको सनातनी बहू कह रहे हैं, हमारे सिर पे ठोप रहे हैं। 4 बच्चों के पिता को छोड़ के आई है, 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है, और किस किस तरीके से आई है। आप उसको बहू मानने के लिए तैयार हैं तो वो चरित्रवान हो गई, क्योंकि उसने आपकी बातों पर एक तिहाड़ी रिटर्न पत्रकार है, पाकिस्तान से आई है चोरी से महिला छुप करके, और क्या पता उसके साथ कौन कौन आया। एक तिहाड़ी रिटर्न पत्रकार 1 घंटे का एपिसोड करता है उसके साथ। क्या देश के मुद्दों पे किया? इतनी बेटियों के बलात्कार होते हैं, किया? अभी शिवराज जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, एक दलित के ऊपर पेशाब किया, उसके ऊपर किया। मनीषा बाल्मीकि का आज तक का मुद्दा चल रहा है, हाथरस कांड आज तक का मुद्दा चल रहा है, लखीमपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, न जाने और कितनी जगह ये मुद्दे चल रहे हैं। क्या आज तक उस पत्रकार ने 1 घंटे का एपिसोड किया? बताइए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पोल 85। आज मेरे साथ जो मेहमान बैठी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूनम पंडित आज हमारी मेहमान है, उनसे बातचीत करेंगे देश की राजनीति के वर्तमान हालात पर। पूनम, जो वही पूनम जो किसान आंदोलन में आप लोगों ने इसने बहुत प्यार दिया और सोशल मीडिया पर पूनम रातों रात स्टार हो गई, और आज वो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उनके साथ बैठ करके वो आगे की रणनीति तय करती हैं। शियाना, जो बुलंदशहर में एक विधानसभा है, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से, और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। पूनम, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको वर्तमान समय में राजनीति जो है वो किधर जा रही है? आपको लग रहा है कि जो गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस ने बड़ी पहल की है और कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को लेकर के आगे बढ़ रही है। अभी बंगलौर में जिस प्रकार से तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, तो लग रहा है कि गठबंधन बनेगा। देखिए, जब हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की या प्रदेश की या जिले की कोई भी चीज़ है, अगर जब इस कदर तानाशाह पर आ जाए, संविधान को ना मानने पर आ जाए, इस देश में अत्याचार बढ़ते जाएं, इस देश में शिक्षा बेड़गरग हो जाए, इस देश में महंगाई हो जाए, और देश का मिनिस्ट्री मीडिया जब काम करना बंद कर दे, जिसको चौथा स्तंभ दिया गया है, नाम दिया गया चौथा स्तंभ, जब इस कदर हो जाए तो वाकई चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो एक परिवार है, चाहे वो एक संगठन है, तो उसको एकजुट होकर के ही लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि सभी को पता है ये बात कि हाँ, इस देश में क्या जरूरी है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे दूल्हे हैं, बारात बन रही है, दूल्हे का पता नहीं है, दूल्हा कौन बनेगा, किसके सर पे जो सेहरा सजाया जाएगा। वहाँ तो पता है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, कुर्सी एक और बैठने वाले 40 लोग हैं। देखिए, हमारे पास, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, और इनके पास सिर्फ एक चेहरा है। हमारे पास कितने सारे चेहरे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि जो इंडिया है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। जैसे पिछले समय में सोनिया जी ने भी त्याग किया था, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, अपने बेटों को नहीं बनाया, अपनी बेटी को नहीं बनाया, त्याग किया, और इतने एक मजबूत बेहतर अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले और इस भारत की नींव इतनी मजबूत करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। तो उन्होंने शुरू से त्याग करना सीखा है। तो इस इंडिया पूरे हमारे इसमें सभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बनेगा तो एक ही। तो सबको कहीं ना कहीं अपनी कमी भी महसूस करनी है, अपनी अच्छाई भी महसूस करनी है, अपना त्याग भी सोच करके बैठना है, तभी हम जीत सकते हैं एक तानाशाह सरकार से, जिसमें मीडिया पे रोक हो, जिसका देश का मिनिस्ट्री मीडिया एक बॉर्डर पार करके एक महिला अनपढ़ 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान में आ गई और उसको हीरोइन बनाने में इस देश का मीडिया लगा हुआ है। तो हमें इन सब चीजों से लड़ने के लिए, आज देश महंगाई से जूझ रहा है, आज देश में इतने पीड़ित लोग हैं, किसान इतनी परेशानी में जूझ रहा, बाढ़ में उसकी फसल खराब हो गई, उसको नहीं दिखाएगा। इस देश की मूल समस्याओं को ना दिखाने वाला मीडिया, चौथा स्तंभ कहे जाने वाला, तो आप मान लीजिए कि संविधान भी खतरे में है और ये देश भी खतरे में और इस देश की जनता खतरे में। और ये एक मुंह पे तमाचा मारा है उस महिला ने कि तुम्हारी सुरक्षाएं क्या कर रही थी,
थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, तुम्हारे रक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते कि एक महिला आ गई भारत के अंदर और आप उसको स्वीकारते हैं कि बहू है आशीर्वाद देने जा रहे हैं। मैं लोग शगन दे रहे हैं उसको जाकर, लोग शगुन दे रहे हैं। इस देश के कल्चर को अपनाने में सोनिया गांधी जी का पूरा जीवन लग गया। वो आई 21 वर्ष की उम्र में भारत, आज तक वो भारत की संस्कृति को अपना रही हैं, उनका परिवार पूरा अपना रहा है, उनको बहू मानने में इनको तकलीफ है। लेकिन एक पाकिस्तान से महिला आई हुई जिसने हमारे देश का इतना नुकसान किया, ना जाने कितनी बहनों की मांग उजाड़ी, ना जाने कितनी बहनों के भाई छीने, ना जाने कितनी बेटियों के पिता छीने, वहां से आई एक लड़की और महिला, और वो फ्रॉड तरीके से आई हुई, चोरी से आई हुई, उसकी जांच पड़ताल करने की वजह देश का मीडिया उसकी तारीफों के पुल बांध रहा, उसकी मोहब्बत के पुल बांध रहा है। तो आप अब आप समझिए इस बात को कि हाँ, वाकई हिंदुस्तान खतरे में है, वाकई ही भारत खतरे में है, वाकई ही संविधान खतरे में है। आपने कहा कि वाकई संविधान जो है वो खतरे में है। लगता है मोदी जी दुहाई दे रहे हैं कि नहीं, हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा मानते हैं, बाबा साहब नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता, वगैरह वगैरह, समय समय पर वे बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं। आप दूसरी तरफ करोगे सरकार, वर्तमान सरकार जो है वो संविधान को ताक पे रख करके काम करिए। तो आप ये कैसे कह सकते हो, जबकि आरएसएस और संघ के लोग, बीजेपी के लोग तो कहते हैं बहुत बड़े अम्बेडकरवादी, बहुत बड़े संविधानवादी, बहुत बड़े समतावादी हैं। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, बोल 85 के सभी दर्शकों से भी पूछूंगी और आपसे भी पूछूंगी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा था, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज तक संविधान को नहीं माना। ये उनकी मजबूरी है कि भारत में संविधान है तो दिखावे के लिए वो लोग मानते हैं। अब कौन रोकते हैं, आप रिकॉर्ड निकालिए। जब भारत का तिरंगा है उसमें बाबा साहब की भी सहमति थी कि भारत का ये तिरंगा है, तमाम लोगों की सहमति, बाबा साहब ने उस तिरंगे को अपनाया था, और 52 साल तक नागपुर के इनके ऑफिस पर तिरंगा भारत का नहीं लहराया गया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि एक दलित समाज के व्यक्ति और भी लोग जो थे उसमें समर्थन करने वाले, चाहे वो कोई भी थे, उन सबकी सहमति से ये भारत का तिरंगा है तो हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दलित का भी योगदान है, ये छुआछूत का मामला है ना, इसलिए नहीं मानते थे। कहते थे कि इन्होंने, इसमें 3 रंग है, इसको दलित ने भी स्वीकार किया है, इसको दलित ने भी छुआ है, इसको दलित ने भी बनाया है। ये विचारधारा इनकी थी। ये किसकी विचारधारा थी? 52 साल तक किसके ऑफिस पे तिरंगा नहीं लहराया गया? तो फिर आप क्या कहेंगे? कितनी मूर्तियां तोड़ी गई बाबा साहब की, कितने फोटो उनके तोड़े गए। आज भी बाबा साहब का जन्मदिन कौन मनाता है, कौन नहीं मनाता है, कौन बाबा साहब का नाम नहीं लेता है, कौन बड़े बड़े रैलियां निकालते हैं, ये हिंदू संगठन की, ये उस संगठन की, ये उस संगठन की। क्या किसी ने भी, सरकार के व्यक्ति ने बाबा साहब के जन्मदिन पर कोई रैली निकाली? मैं कह सकती हूँ घर से मैंने निकाली, मेरी पार्टी के लोगों ने निकाली, मैं कह सकती हूँ। क्या ये कह सकते हैं? अभी अभी आपने कहा कि सोनिया गांधी जी 21 वर्ष की उम्र में इटली छोड़ करके भारत आ गई, उन्होंने यहाँ के संस्कार अपनाए, 2 बच्चे, और वो हिंदुस्तान के जो मौजूदा सरकार के जो लोग हैं उनको भारत की बहू नहीं मानता। लेकिन 4 दिन पहले महिला एक आई हुई, 2 महीने पहले महिला आई हुई जिसका कुछ अता पता नहीं, कहां से आई, कैसे आई, और चोरी से पाकिस्तान से आई। उसके लिए दुआएं दे रहे हैं, उसको 5100 का शगुन दे रहे हैं, उसके सिर पे हाथ रख रहे हैं, उसका हिंदू में स्वागत कर रहे हैं, सनातन धर्म में स्वागत कर रहे हैं। तो आप समझिए ना कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति हावी हो रही है? पाकिस्तान से एक मुस्लिम महिला आई, उसने हिंदू धर्म अपना लिया और वो चीख चीख करके कह रही है मैं ठकुरानी हो गई हूँ, ये हो गई हूँ। तो इसमें मतलब आपको लगता है कि धर्म ज्यादा बेहतर है और पाकिस्तान से आई तो ये बहुत अच्छा लोगों को लुभावना जो है वो लग रहा है कहीं? देखिए, आज जनता के हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। अभी पिछले दिनों एक मुद्दा चला था ज्योति मौर्य का, आपको पता होगा। एक महिला ने संघर्ष किया, उसने पेपर पास किया, उसने टेस्ट दिया, और उसने पेपर जब पास करके दिया तो वो एक अधिकारी बनी, एसडीएम बनी। तो ये उसकी पढ़ाई थी, ये उसकी लिखाई थी, ये उसकी मेहनत थी। और एक आदमी, पुरुष प्रधान कहे जाने वाला ये देश, और एक आदमी कहता है कि मैंने बनाया एसडीएम। तो भाई तुम खुद क्यों नहीं बन गए थे? तुम खुद क्यों नहीं बने? उसकी भी मेहनत है, ये उसका अपना पर्सनल विचार था कि वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। अब वहां से जब देश का मीडिया पूरा चरित्रहीन कह रहा था उस महिला को कि अपने पति को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अफेयर है। आज पाकिस्तान अपने देश को, मुल्क को एक महिला छोड़ करके आई है, आप उसको सनातनी बहू कह रहे हैं, हमारे सिर पे ठोप रहे हैं। 4 बच्चों के पिता को छोड़ के आई है, 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है, और किस किस तरीके से आई है। आप उसको बहू मानने के लिए तैयार हैं, तो वो चरित्रवान हो गई, क्योंकि उसने आपकी बातों पर मतलब आपके वो जो हिंदू धर्म का जो एजेंडा है, जो हिंदू धर्म की बातचीत है, वो उसको मजबूत कहीं ना कहीं कर रही है, इसलिए वो आपको लगता है? देखिए, ना वो हिंदू धर्म को मजबूत कर रही, जिस औरत को अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं है तो फिर वो हमारे धर्म को क्या मजबूत करेगी? क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि एक पाकिस्तान से आई हुई महिला इस धर्म को मजबूत करेगी? इसी तरीके का मुद्दा जब महंगाई, मैं अब आप आइए ना, मैं किस बात पे बोलना चाह रही हूँ। ज्योति मौर्य का मुद्दा जैसे ही खत्म हुआ, फिर एकदम से मीडिया को दे दिया आदेश, सीमा को ही हीरोइन बनाना है, हिंदुस्तान की हीरोइन बनाना है, हिंदुस्तान की बहू बनाना। क्यों?
क्योंकि 200 रुपए किलो जो टमाटर है वो दुनिया को शोर मचाए, दुनिया वो ना पता लगे। 400 रुपए किलो जो नींबू है उसका पता ना लगे। 600 रुपए किलो जो धनिया हरी मिर्च हम कहते थे बाबा फालतू डाल दो, ऐसे ही डाल देते थे, आज वो दुकानों पे देखने को नहीं मिल रहा है। आज बाढ़ में दुनिया इतनी पीड़ित है, इतनी परेशान है। ये जनता की समस्या है, शिक्षा मेन मुद्दा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जीडीपी, ये सब मुद्दे जनता ना उठा सके, आप उनसे सवाल ना कर सके, ना जनता चिल्ला चिल्ला के बोले, तो इसलिए सीमा को आप हीरोइन बने। उसकी जो है पबजी में आप लवजी दिखाओ। नहीं, आप कह रहे हैं पबजी में लफ्जी दिखाओ, लेकिन जिन मुद्दों को आप उठा रहे हो, आप कह रहे हो कि किस प्रकार से टमाटर 200 पार हो गया, नींबू 400 पार हो गया, हरा धनिया एक तिहाड़ी रिटर्न पत्रकार है, पाकिस्तान से आई एक चोरी से महिला छुप करके, और क्या पता उसके साथ कौन कौन आया। एक तिहाड़ी रिटर्न पत्रकार 1 घंटे का एपिसोड करता है उसके साथ, क्या देश के मुद्दों पे किया, इतनी बेटियों के बलात्कार होते किया। अभी शिवराज जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, एक दलित के ऊपर पेशाब किया, उसके ऊपर किया। मनीषा बाल्मीकि का आज तक का मुद्दा चल रहा है, हाथरस कांड आज तक का मुद्दा चल रहा है, लखीमपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, न जाने और कितनी जगह ये मुद्दे चल रहे। क्या आज तक उस पत्रकार ने 1 घंटे का एपिसोड किया? बताइए आप। वो हिंदू नहीं थे ना, वो कहीं ना कहीं जितना जिक्र आपने किया वो दलित थे। देखिए क्या दलित हिंदू नहीं होते? नहीं, वो सिर्फ वोट लेने के टाइम पे नहीं, वो सिर्फ वोट लेने के सबक पर हिंदू होते हैं। तो यही बात आप समझिए, क्या एक भी चैनल ने देश के इस मुद्दे पर डिबेट किया? अच्छा, चलो मैं घूम करके फिर उसी सवाल पे आता हूँ जो मैं कर रहा था आपसे। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सीमा हैदर पर पूरा मीडिया फोकस कर रहा है, 400 रुपये किलो नींबू चला गया, 200 रुपये पार टमाटर हो गया, लेकिन भक्त तो अब भी कह रहे हैं कि 600 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, धर्म सुरक्षित रहे। देखिए, जिनके सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, और मैं पूछूंगी कि कमेंट में आप सभी बताना, क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि एक पाकिस्तान से आई महिला हमारे धर्म को मजबूत करेगी? पहली बात। दूसरी बात, धर्म, देखिए हमारा ये भारत शायद पहला देश होगा जिसमें धर्म के नाम पे वोट लिया जाता है। ना शिक्षा के नाम पे, ना काम के नाम पे, ना महंगाई के नाम पे, ना जीडीपी के नाम पे, ना स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे, ना इस देश की अर्थव्यवस्था के नाम पे, ठीक, ना नौजवान जो पीड़ित हैं अब वो ये तुम्हारा अग्निपथ योजना को छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं और उनसे खर्चा मांगा जा रहा है, ना इस नाम पे। ये पहला शायद देश होगा जिसमें धर्म के नाम पे वोट लिया जा रहा है। दूसरी बात, तो ये सही है गलत है? आप क्या मानते हो इसको? मैं भाई, जनता के मुद्दे, हिंदू भी परेशान है, सनातन धर्म के लोग भी परेशान हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको भी रोजगार चाहिए, महंगाई सनातन धर्म के लोगों के लिए भी है। क्या 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है सनातनियों को? क्या रोजगार मिल रहा है उनको? क्या उनकी नौकरियां लग गई? नहीं ना। तो ये हमारे देश के मुद्दे नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, अपने धर्म में सबकी आस्था होनी चाहिए, अपने धर्म का खूब प्रचार करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों पे हावी हो जाओ। और रही बात दलितों की, दलित क्या सनातनी नहीं है? वो भी हिंदू है, कितने पूजा पाठ करते हैं, क्यों नहीं करते? एक दलित एक मूर्ति को बनाता है, सबसे पहले वही छूता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप बाद में नहीं छू सकते जब ये मंदिर में रख जाती है? क्यों कह सकते हो आप इस बात को? जिसने सिस्टम जिन लोगों ने बनाया उनको कहीं ना कहीं इन चीजों से नफरत है। अब एक बात बताइए, इतनी कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है और एक आदमी पेशाब कर रहा है, ये सिर्फ भय पैदा करने के लिए, ये सिर्फ भय, ताकि जिस तरीके आपको लगता है कि सरकार आई थी इस मुद्दे पर कि देश में मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जाएगी, तो पहले मुसलमानों की चूड़ी टाइट की गई, फिर किसानों की चूड़ी टाइट की गई, अब क्या बेसिक तौर पर पहलवानों की चूड़ी टाइट कर दी, अब दलितों की चूड़ी टाइट हो रही, तो अब अगर किसी और का भी नंबर आएगा। अब आगे देखिए, अब किसका नंबर आएगा? जो जनता की आवाज उठाते हैं, एक्टिविस्ट, विपक्ष के नेता, ठीक, और उससे फिर जो हमारे वकील, अब इनकी चूड़ी टाइट होंगी, क्योंकि ये चूड़ी टाइट शब्द एक सरकार में बैठे मंत्री को शोभा देता है। ये भाषा होती है, हमारे सरकार में मंत्री बैठे हुए, ये उनकी भाषा है। ये चूड़ी टाइट, ये टपोरी लोगों के शब्द है। ये, अरे कोई कानून व्यवस्था है, आप कानून व्यवस्था में चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम है, सिख धर्म, कुछ भी धर्म है, ईसाई, पोस्ट, पारसी, जैन, सब कुछ, अगर कोई संवैधानिक तरीके से गलत है तो सभी को सजा का प्रावधान इसमें बराबर का है, ठीक है। एक महिला को छेड़ा जाता है तो पूरे में बवाल हिंदुस्तान हिल जाता है, ठीक, और एक आदमी के ऊपर पेशाब किया जाता है तो एक कमरे में कैमरा लगा के आप उसके पैर धोने लग जाते हो। क्यों आपने 22-25 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं खत्म की? पूनम, एक सवाल सिर्फ निकल करके लास्ट में ये आता है, हम लोग इसको बातचीत को कंप्लीट कर रहे हैं कि पूनम ने अपना कैरियर शुरू किया, बड़ी गरीबी से शुरू किया, और एक दौर ऐसा रहा कि मतलब खाने की भी, आपने बताया कई बार हमारी बातचीत हुई कि खाने की भी दिक्कत थी। अब वहाँ से स्टार्टिंग की, लोगों के घरों में काम किया पूनम पंडित ने। आप तो ब्राह्मण हैं, जबकि कहते हैं कि गरीब की क्या जाति है, गरीब की तो जाति गरीब ही होती है। ये जाति है कि जाति ही नहीं है? कि जाति नहीं है। अब पूनम पंडित ने दूसरों घरों में बर्तन मांजे, फिर सपना चौधरी की बाउंसर आप रही,
आज एक बड़ी देश की बड़ी पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर रूल किया, आप उस पार्टी की बड़ी नेत्री हैं और भविष्य की नेता हैं, और हमारी तो शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता आए, ताकि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आए तो कुछ देश के युवाओं का भला हो सके। वहाँ से शुरुआत की थी कभी दूसरे के घरों से बर्तन मांजने से, और आज पूनम पंडित एक पार्टी की बड़ी नेता हैं, कैसा लगता है? देखिए, मुझे इतना पता है, मुझे दुख नहीं लगता कि मैंने ये सब किया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि नेक नियत और मंजिल आसान। मेरी माँ ने बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने शुरू से यही सिखाया। और दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है ना कि वो उनकी वो 35 साल के हैं और वो भीख मांग के खा रहे हैं। मैं तो 12-14 साल की थी, तब से अपने घर को अच्छे से पूरा मेंटेन करती हूँ। 12 साल का बच्चा क्या जानता है, 7 साल की मेरी उम्र थी तब से मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है। 7 साल का बच्चा मिट्टी में खेलता है, तो हमें पता है कि हमें अपनी माँ की मदद करनी है। दूसरी बात, जब कोई मेहनतों से उभर करके आता है ना, तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा जनता का प्यार भी उसी को मिलता है। क्योंकि आज तक भी जो है बीसीसीआई का चेयरमैन आपने बना दिया, ठीक है, गृह मंत्री जी का बेटा जैसा को, जिसको बॉल का भी नहीं पता, ये नहीं पता बैट में वजन कितना होता है, ठीक है, ये नहीं पता गेंद में कितना वजन होता है, कितने छक्के मारने से 12 होंगे, कितने चौके मारने से 8 होंगे, उनको ये भी नहीं पता। तो ये हो गया एक वाद। हम लोग आए मेहनत से। आप शास्त्री जी को लगा लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा लीजिए, नरसिम्हा राव जी को लगा लीजिए, हमारे देश के इतने मुख्यमंत्री रहे, हम प्रदेश के एनडी तिवारी जी को लगा लीजिए, हैं, या फिर आप जो है किसी को लगा लीजिए, और ये आपकी सरोजनी नायडू जो थी इनको लगा लीजिए, किसी को भी लगा लीजिए। ये सभी वो लोग हैं जो मेहनत करके आए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ बोल के नहीं आए कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। तो मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं मेहनत करके आई, और इन फ्यूचर मुझे इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब मेरा परिवार थोड़ा बड़ा हो गया, देश का परिवार मेरा परिवार है, तो इससे भी ज़्यादा अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी तो हम करेंगे देश के लिए। चलिए, तो हम इस बातचीत को कंप्लीट जो है वो कर रहे हैं। पूनम से मैंने कुछ राजनीतिक सवाल किए, वर्तमान में जो मीडिया में जो चल रहा है उसको लेकर के मैंने उनसे सवाल किए, और हमेशा की तरह पूनम मुखर होकर के बोलती हैं, और आज भी उन्होंने हर सवाल का जवाब बड़े मुखर होकर के दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं कि वो आगे चल करके बड़ी नेता बने, तो मैं फिर कैमरा लेकर के उनका इंटरव्यू करने के लिए जाऊं, और देश के नौजवानों के हाथ में देश की कमान आनी चाहिए। जी, तो पूनम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको हमारा ये इंटरव्यू बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और फिर मैं मिलूंगा किस खास मेहमान के साथ अगली बार। तब तक देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, और नए हो तो हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर हो तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन वाला बटन दबाइए। धन्यवाद।